अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम मैग्नेटिक अनिसोट्रॉपी को समझने की कोशिश करते हैं। मैग्नेटिक अनिसोट्रॉपी, ठीक है। बेंजीन की एग्जांपल से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। मैग्नेटिक अनिसोट्रॉपी होता क्या है कि डायरेक्शन की बेस पे मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, वो मॉलिक्यूल के डिफरेंट रीजन में डिफरेंट स्ट्रेंथ हो, तो उसे हम मैग्नेटिक अनिसोट्रॉपी कहते हैं। सपोज हमारे पास ये बेंजीन का मॉलिक्यूल एक पड़ा हुआ है, इसमें 3 डबल बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी H, प्रोटॉन और प्रोटॉन है। और सपोज यहाँ पे इन 2 कार्बन्स के साथ एक ब्रिज ग्रुप है, CH2 की ब्रिजिंग है, यहाँ पे CH2 ग्रुप अटैच्ड है। कैसे कि इस कार्बन से और इस कार्बन से एक एक बॉन्ड ऐसे आया और यहाँ पे ऊपर CH2 ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। मीन जो प्रोटॉन हमारे ये उसी प्लेन में है जिस प्लेन में बेंजीन के कार्बन है सारे, जबकि CH2 ग्रुप इसके इस बाहर वाली साइड पे है। तो अब यहाँ पे मैग्नेटिक अनिसोट्रॉपी के इफेक्ट को समझो कि बेंजीन का मॉलिक्यूल प्लेनर है और इसके प्लेन के दोनों साइड पे पाई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। सपोज ये हमारा बेंजीन का मॉलिक्यूल है, ये बेंजीन का मॉलिक्यूल ऐसे पड़ा हुआ है ये प्लेन में, ठीक है। ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ऐसे कार्बन है। तो पाई इलेक्ट्रॉन कैसे एग्जिस्ट करते हैं कि इस बेंजीन के इस ऊपर वाली साइड पे भी ये भी पाई इलेक्ट्रॉन का एक पूरा प्लान होगा और इस नीचे वाली साइड पे भी पाई इलेक्ट्रॉन होंगे और वो ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे होंगे, ठीक है। कैसे? अब ये रोटेशन कैसे होती है, जो रिंग करंट्स कैसे प्रोड्यूस होती है कि सपोज ये हमारे पास बेंजीन है, तो ये इसके यहाँ पे 3 बॉन्ड्स थे, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर हम ड्रा करें तो यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये यहाँ शिफ्ट हुआ, ये यहाँ शिफ्ट हुआ, तो इसे हम लिखते हैं ऐसे कि ये नया बेंजीन बन गया। और इन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे होता है? रेजोनेंस हाइब्रिड इसका ऐसे होगा कि इलेक्ट्रॉन्स की कोई भी परमानेंट पोजीशन नहीं होगी, बल्कि ये यहाँ पे रोटेट करते रहेंगे। अब अगर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं, मेन चार्ज एसिरेट हो रहा है, तो चार्ज एसिरेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ उसकी डायरेक्शन क्या होगी? राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर हम अपने फिंगर्स को कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में रोटेट करें तो हमारा थंब देता है डायरेक्शन ऑफ प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अब कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कन्वेंशनल करंट क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से, पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से जो करंट फ्लो होता है उसे हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट, और जो इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट है। तो ये दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट होती है। तो अगर कन्वेंशनल करंट की वजह से थंब के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट की वजह से थंब से अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इनटू द प्लेन होगी, या ये बोर्ड के अंदर वाली साइड पे होगी, ठीक है। तो सपोज हमने जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो हमने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है जो B0 है, उसकी डायरेक्शन अगर इस आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन को हम शो करते हैं कैसे? ऐसे एक इस तरह की लाइन से शो कर देते हैं कि सपोज ये आउट ऑफ प्लान आ रही है, तो जो इनटू द प्लान है, इनटू द प्लान को हम इससे शो करेंगे एक बोल्ड एरो से। तो ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है B0 और ये इलेक्ट्रॉनिक फ्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या है कि ये जिस जगह से ओरिजिनेट होती है, जिस जगह से ओरिजिनेट होती है, फिर ये एक साइड से ऐसे रोटेट करके वापस उसी जगह पे आके एंड भी होती है। तो यहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है यहाँ पे रिंग के अंदर वाली साइड पे ये बोर्ड की इनवर्ड डायरेक्शन में है, फिर ये बैकवर्ड डायरेक्शन से ऐसे रोटेट करके तो साइड से ऐसे होके तो दोबारा इस साइड पे आएंगे। तो अब देखो कि जो B0 की डायरेक्शन है वो हर जगह पे ऐसी है, आउट ऑफ प्लान। यहाँ पे भी आउट ऑफ प्लान है, रिंग के अंदर भी आउट ऑफ प्लान है, इस साइड पे भी आउट ऑफ प्लान है, इस साइड पे भी आउट ऑफ प्लान है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक फ्लो की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन यहाँ पे तो इनवर्ड है लेकिन यहाँ पे आउटवर्ड है,
ठीक है। इसे मैं इसकी बजाय एरोज की बजाय मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि जो इनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, इनवर्ड डायरेक्शन के लिए मैं एक सॉलिड डॉट का यूज़ करता हूँ और जो आउटवर्ड डायरेक्शन है उसके लिए एक एम्प्टी डॉट का या एम्प्टी सर्कल का मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो ये क्या, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है पी नॉट, ये भी इलेक्ट्रॉनिक है। तो यहाँ पे अब ये इतनी स्पेस की बात होगी कि जितनी स्पेस में ये रिंग पड़ा हुआ है। अब मैं बात करता हूँ कि इससे आउटवर्ड डायरेक्शन की, जो ये वाला एरिया है बेंजीन का जिसमें हमारे प्रोटॉन पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे डायरेक्शन जो बी नॉट है उसकी तो हर जगह कांस्टेंट है, यहाँ पे बी नॉट तो एम्प्टी सर्कल ही रहेगा, मीन ये आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर है। लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्योंकि यहाँ से इनवर्ड डायरेक्शन में थी और यहाँ से जाके आउटवर्ड डायरेक्शन में हुई, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी आउटवर्ड होगी। इसी तरह यहाँ पे भी इन दो प्रोटॉन्स की भी, जो बी ई है इसकी डायरेक्शन भी आउटवर्ड होगी, जो बी नॉट है इसकी डायरेक्शन भी अपोजिट होगी। अब इस रीजन में देखें कि इस रीजन में क्या होगा कि जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से प्रोड्यूस हुआ वो अपोज कर रहा है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड अपोज कर रहा है, उसकी वजह से जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो बी टोटल होगा, जो हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, बी टोटल इज इक्वल टू बी नॉट माइनस बी ई होता है या प्लस बी ई है। तो चूंकि इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाइड से कम है। तो मेन हमारा जो रीजन है ये वाला, ये शील्डेड इलेक्ट्रॉन्स का रीजन है। तो जो शील्डेड इलेक्ट्रॉन्स का रीजन है, शील्डेड प्रोटॉन्स का रीजन है, इनका फिर जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो कम होगी। तो मीन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कम होगी और जो ये ब्रिजिंग वाले प्रोटॉन्स हैं इनकी मैग्नेटिक जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो -0.5 से लेके 1 तक होती है, ऑलमोस्ट इस रेंज में है। जबकि ये जो साइड वाले प्रोटॉन्स हैं इनके बारे में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इनके बारे में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चूंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, तो जो बी टोटल है, बी टोटल इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी ई होगा, तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतनी उसकी परसेप्शनल फ्रीक्वेंसी हाई होगी, ठीक है। आपने ये पहले टॉपिक में पढ़ा होगा कि जितना मैग्नेटिक फील्ड हाई हो उतनी परसेप्शनल फ्रीक्वेंसी हाई होती है, और जितनी परसेप्शनल फ्रीक्वेंसी हाई हो उतनी उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हाई होती है, और जितनी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो मेन जो ये वाले प्रोटॉन्स हैं इनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी और ये ऑलमोस्ट 6 to 7 ppm वाली रेंज में फॉल करते हैं ये वाले प्रोटॉन। तो ये देखो कि एक ही बेंजीन था, उसके एक रीजन में जो रिंग के अंदर वाला रीजन है वहाँ पे केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कुछ और है, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कुछ और है। और इसी चीज़ को हम कहते हैं मैग्नेटिक अनिसोट्रॉपी के एक रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की टोटल स्ट्रेंथ कुछ और है, दूसरे रीजन में कुछ और है। और इस मैग्नेटिक अनिसोट्रॉपी की वजह से क्या होता है कि हमारा जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है एक रीजन में कुछ और हो जाती है, इन प्रोटॉन की और हो जाएगी, इन प्रोटॉन्स की और हो जाएगी। इसी तरह हम एक जो कॉमन एग्जांपल है जहाँ से हम बेसिक इसे अंडरस्टैंड करते हैं वो अल्केन, एल्कीन और अल्काइन की एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। कि हमने पहले पढ़ा था जो फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हैं या फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट वैल्यूज हैं, उनमें एक चीज़ आती थी एस कैरेक्टर, कि एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा उतनी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो अब एक लो आप एल्केन, एक अल्केन ले लो, एक एल्कीन ले लो और एक एल्काइन। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp3, मीन टोटल 4 ऑर्बिटल हैं, 4 में से सिर्फ एक s है, तो यहाँ पे s करेक्टर हुआ 25%। कैसे कैलकुलेट करेंगे कि नंबर ऑफ s ऑर्बिटल्स कितने, 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल ऑर्बिटल्स कितने, 3 पी 1 4 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 1/4 मल्टीप्लाई 100, ये 25% s करेक्टर आ गया। अब अगर आप एल्कीन में देखोगे तो एल्कीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp2 का मतलब है कि एक s आउट ऑफ
टोटल कितने 2p और 1s3 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये होगा 33% एस करेक्टर। और इसी तरह इसमें होगा 50% एस करेक्टर, क्योंकि इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो s कितने 1 डिवाइडेड बाय टोटल ऑर्बिटल्स 1 और 2 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये 2 1s और 2 50s, तो ये 50% आ जाएगा। तो अब नॉर्मली क्या होना चाहिए कि चूंकि इसमें एस करेक्टर सबसे ज़्यादा है, तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू सबसे ज़्यादा इसकी होनी चाहिए एल्काइन की। मेन सबसे कम वैल्यू इसकी, फिर उससे ज़्यादा इसकी, फिर उससे ज़्यादा इसकी। अब मैं केमिकल शिफ्ट की वैल्यू लिखूँ तो एल्केन की सबसे कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होनी चाहिए एल्केन की, और सबसे ज़्यादा होनी चाहिए एल्काइन की। लेकिन जब एक्चुअल में स्टडी किया गया तो उसमें देखा गया कि यहाँ तक तो ठीक था कि एल्कीन की सबसे कम थी, लेकिन ये वाला ऑर्डर इसके अपोजिट हो गया कि एल्काइन की कम होगी और एल्कीन की केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो उसकी रीज़न ये है कि अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, एल्काइन के स्ट्रक्चर को हम देखें, तो वहाँ पे भी मैग्नेटिक एनिसोट्रोपी का इफेक्ट है। वो कैसे इफेक्ट होगा कि ये हमारे पास सपोज CH ट्रिपल बॉन्ड C और H मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है। अब देखो कि जैसे मैंने आगे बेंजीन का बताया था कि बेंजीन का प्लान है एक पाई बॉन्ड था, तो ऊपर और नीचे उसके पाई इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। लेकिन अब ये ट्रिपल बॉन्ड है, आगे डबल बॉन्ड थे, अब ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसका मतलब है कि ये अगर हमारे पास सपोज ये हमारे पास पड़ा हुआ है, ये सेंट्रल जो सिग्मा बॉन्ड है कार्बन कार्बन का, तो इसके अप और डाउन में भी पाई इलेक्ट्रॉन निकल आउट होगा, ऐसे इधर भी दोनों साइड पे होगा पाई इलेक्ट्रॉन निकल आउट, और ऊपर और नीचे दाएं बाएं सारी साइड पे इलेक्ट्रॉन निकल आउट होगा, इधर भी और इस साइड पे भी। क्योंकि दो डबल बॉन्ड है, तो एक जो पाई बॉन्ड है उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन, और दूसरे पाई बॉन्ड की वजह से ये, और इस साइड पे इलेक्ट्रॉन। तो अब इनकी डायरेक्शन क्या होगी, रोटेशन की इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे मूव करेंगे, ये सेंटर में होगा, और इसके ऐसे सराउंडिंग में ऐसे ऐसे ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ऐसे, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इस डायरेक्शन में। तो अगर हम अब फिंगर्स को रोटेट करें तो फिंगर्स ऐसे, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ये, थंब उधर, तो चूंकि इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट है तो थंब के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये वाली डायरेक्शन है हमारे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की। सपोज ये B0 है और ये B इलेक्ट्रॉनिक है, तो अब दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। अब देखो कि B इलेक्ट्रॉनिक यहाँ से इस डायरेक्शन में है, और फिर घूम के इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, यहाँ से अपवर्ड और यहाँ पे डाउनवर्ड। तो जिस रीजन में प्रोटॉन्स हैं, जिस रीजन में प्रोटॉन्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे देखो कि B इलेक्ट्रॉनिक डाउनवर्ड, B इलेक्ट्रॉनिक डाउनवर्ड और B0 अपवर्ड। तो यहाँ पे इस रीजन में ये दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो B0 माइनस B के इक्वल होगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, जितनी स्ट्रेंथ कम होगी उतनी इसकी परसेप्शनल फ्रीक्वेंसी कम होगी, जितनी परसेप्शनल फ्रीक्वेंसी कम होगी उतनी इन प्रोटॉन्स की जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो कम होगी। तो चूंकि मैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट की वजह से इनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कम हुई, तो फिर क्या होगा कि इनका ऑर्डर यहाँ पे आ जाएगा कि एल्केन के बाद एल्कीन की बजाय एल्काइन आ जाएंगे। अब एल्कीन की हाई क्यों होती है, उसकी मैग्नेटिक एनिसोट्रोपी को हम स्टडी करते हैं। एक मॉलिक्यूल हम यहाँ पे एल्कीन का ड्रा कर लेते हैं कि एल्कीन की कैसे मैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट की वजह से केमिकल शिफ्ट की वजह चेंज होती है। सपोज हमारे पास C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे हमारे पास H और यहाँ पे भी हमारे पास H। तो इसमें अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो कि जो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड है, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड की वजह से क्या होगा कि ये हमारा जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड, और जो पाई बॉन्ड है इसकी वजह से इसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब इनकी मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगी, ऐसे ऐसे इनकी मूवमेंट होगी। जब इस डायरेक्शन में मूवमेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी इस डायरेक्शन में, ऐसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं। तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स की रोटेशन की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को ऐसे कर्ल करेंगे, तो थंब के अपोजिट डायरेक्शन में, मीन अब इस आउटवर्ड डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो सपोज हमारा जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन है इनवर्ड, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक है उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है। अब देखो कि यहाँ तो आउटवर्ड डायरेक्शन है, यहाँ पे डायरेक्शन आउटवर्ड, यहाँ से बाहर आएंगी लाइंस और फिर घूम के यहाँ से अंदर जाएंगी।
तो मीन यहाँ पे आके तो जो बी इलेक्ट्रॉनिक है, इस रीजन में तो क्या था, इस रीजन में बी इलेक्ट्रॉनिक आउटवर्ड था, लेकिन इस रीजन में आके बी इलेक्ट्रॉनिक इनवर्ड हो गया। और जो हमारा बी नॉट था